एनएसटी और सीएसटी पर स्पेशली वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट फीमेल है, एनएसटी मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया है विद 3 एक्सेलरेशन। 3 एक्सेलरेशन है मतलब हार्ट की जो बच्चे की हार्ट की एक्टिविटी है उसमें एक्सेलरेशन 3 टाइम्स हुआ है विद इन द 15 सेकेंड। तो मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो क्या है, ये टेस्ट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये रिएक्टिव है और ये नॉन रिएक्टिव है। आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि सर ने बताया होगा एक्चुअल। हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इधर देखो, सबने एक बात बताई होगी कि सर एनएसटी के बाद एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सीएसटी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कब करते हैं, जब एनएसटी रिएक्टिव नहीं होता। रिएक्टिव नहीं होता तब हम फॉरवर्ड जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है एनएसटी मतलब नॉन रिएक्टिव टेस्ट था, लेकिन उसके साथ में 3 एक्सेलरेशन हैं। कितने एक्सेलरेशन थे? 3। तो 3 एक्सेलरेशन का मतलब हार्ट रेट मतलब पेशेंट का, अब बताओ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिएक्टिव है और नॉन रिएक्टिव है। इसका राइट आंसर होगा रिएक्टिव। क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा रिएक्टिव है। सबने लगभग ये सही किया है, हमारे सभी टीचर्स ने आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझाई थी। तो मेरे प्रिय साथियों, आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर था इसका रिएक्टिव। अगर ये नॉट रिएक्टिव होता है तो हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इधर देखिए नेक्स्ट वन की बातें कर लेते हैं। ये कार्डियक वाले गुरुजी आपने भरत सर ने आपको पूरी तरह से इस प्रश्न को समझाया होगा, ईसीजी पढ़ाया होगा। तब मैं आपको फिर बता दूं कि यदि पीआर इंटरवल इंक्रीज हो गया है, आपको एक नॉर्मल सी ईसीजी के बारे में पता ही होगा, PQRST, उसमें से ये प्रश्न आया है कि पीआर इंटरवल इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है बेटा? पीआर इंटरवल इज इंक्रीज, पीआर इंटरवल इंक्रीज हुआ है विद एब्सेंट पी वेव। पी वेव क्या हो चुकी है? एब्सेंट हो चुकी है। पी वेव क्या हो चुकी है? एब्सेंट है। इसके अलावा इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? एट्रियल फ्लटर बोलेंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलेंगे, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलेंगे और या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलेंगे। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? क्या आंसर आएगा इसका राइट? प्लीज टेल मी, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। क्या हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। क्या आंसर होगा? हाँ, जल्दी से बेटा रिप्लाई करिए। वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा सर? एट्रियल फ्लैटर होगा, फिब्रिलेशन होगा। इसका राइट आंसर होगा एट्रियल फिब्रिलेशन। राइट आंसर आपको कंसीडर करना है इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन। सो नेक्स्ट वर्ड इज, अगला क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सर का क्वेश्चन आ चुका है पीडियाट्रिक का। देखिए इधर सर जितेंद्र सर आ चुके हैं पीडियाट्रिक वाले। तो इनका क्या क्वेश्चन है? तो ये सिंपल सा था, आप लोगों के लिए पूछा गया था कि बर्न पेशेंट है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं जनरली। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग अगर बर्न पेशेंट के अंदर करते हो, चाहे वो आप लोग का पार्शियल फुल थिकनेस बर्न हो, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम लोग सबसे पहले यूरिन आउटपुट को मेजर करते हैं डियर। किसको करते हैं डियर? यूरिन आउटपुट को मेजर करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए यूरिन आउटपुट इज द परफेक्ट प्रायोरिटी इज द, अगर आप लोग बर्न पेशेंट के अंदर कर रहे हो तो आप लोग यूरिन आउटपुट को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, वही बच्चों वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है सर का। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्रिय है। सेम क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ऑप्शन बी। देखिए ये आप लोग का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सेम है क्वेश्चंस, बस ऑप्शंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया उन्होंने। क्या आंसर है कि देखिए क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज हुआ है बर्न के साथ, कवरिंग हर ट्रंक, कवरिंग कर रखी है ट्रंक की एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, और उसके पैरों की क्या कर रखी है? कवरिंग कर रखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स यूज टू असिस्ट द एडिक्वेसी ऑफ द फ्लूइड रेससिटेशन। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, वो तो एक कंडीशन बताई थी। मैंने आपको हमेशा कहा था, आपको प्रिय बताया भी था कि बेटा कोर लाइन होती है, हर बड़े क्वेश्चन में हमेशा याद रखनी होती है कि कोर लाइन पर फोकस किया जाता है। और कोर लाइन क्या थी इसके अंदर कि भैया एक नर्स यूज असिस्ट एडिक्वेसी ऑफ द फ्लूइड रेससिटेशन इन द वर्न चाइल्ड। वर्न चाइल्ड के अंदर एडिक्वेसी क्या होगी? तो ब्लड प्रेशर होगा,
सीरम पोटेशियम लेवल होगा, यूरिन आउटपुट होगा, अगला पल्स रेट होगी। तो इसका राइट आंसर हम फ्लूइड रेससिटेशन को देखने के लिए एक्चुअल आंसर जाता है सी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा राइट आंसर? यूरिन आउटपुट। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन माय ऑल डियर स्टूडेंट। देखिए प्रिय साथियों, अगला कंसेप्ट क्या है, एक ओबीजी का क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एन इंडक्शन ऑफ द लेवर। एक पेशेंट था, लेवर के लिए, लेवर इंडक्शन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ है। क्यों? क्योंकि टू द गेस्टेशन ऑफ द 42 वीक्स, 42 वीक्स थी, कंफर्म्ड बाय द डेट्स एंड अल्ट्रासाउंड, जो कि कंफर्म हो चुकी थी ऑलरेडी डेट्स के माध्यम से और अल्ट्रासाउंड से। व्हेन सी इज डायलेट, when cervix is dilated, cervix is dilated 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है। अगली बात, सी हैज कॉन्ट्रैक्शन फॉर 70 सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है 70 सेकेंड का। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मंडा सर ने, सुरेंद्र सर ने बता रखा होगा मेरे प्रिय साथियों कि कॉन्ट्रैक्शन यदि 70 सेकेंड जाता है, 60 से ऊपर जाता है तो कंडीशन हमारी चेंज हो जाती है। तो वह कंडीशन चेंज होगी तो उसका आंसर क्या होगा? लिसन मी केयरफुली, द सी इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन, वह रिसीव कर रहा है ऑक्सीटोसिन को। मतलब एक लेबर पेशेंट लेबर में थी, लेबर की इंडक्शन के लिए पेशेंट एडमिट हुआ था। लेबर इंडक्शन के बाद जब पेशेंट एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद फिर क्या हुआ कि पेशेंट का हमने ऑक्सीटोसिन चला रखा था, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन चलाया तो कॉन्ट्रैक्शन 70 सेकंड का हो गया। और जब 60 सेकंड से ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा। तो द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी, नर्स का पहला इंटरवेंशन ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो अगली बात करते हैं, चेक द फीटल हार्ट साउंड। पहला फीटल हार्ट साउंड को देखेंगे। नोटिफाई द अटेंडिंग फिजिशियन, के जो उस डॉक्टर उसको देख रहा है उसको हम नोटिफाई कराएंगे। अगली बात करें, टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन, आईवी ऑक्सीटोसिन को हम क्या करेंगे? टर्न ऑफ करेंगे। अगली बात है, प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट प्रोबेबली एंड ट्रांजिशन। क्या आंसर आपका होगा? ए बी सी डी। राइट आंसर क्या होगा? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। क्या फिट? तो मेरे हिसाब से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा माय ऑल डियर स्टूडेंट। वह प्रश्न क्या है कि एक पेशेंट है, लेबर इंडक्शन के लिए एडमिट हुई थी 42 वीक पर, डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर था, सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन अगर मैं बात करूं 70 सेकंड का आ रहा था। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करेंगे तो ये एक एबनॉर्मेलिटीज हो गई, क्योंकि 60 सेकंड से अबव, फर्स्ट स्टेज में 60 सेकंड से अबव जाता है तो उस कंडीशन में हम इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कराएंगे। और तो इसीलिए हमारा पहली प्रायोरिटी होगी टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन। सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर सी हो गया। क्या साक्षी चौधरी जी, अर्चना जी, कोमल मदान जी, सर लेटेंट फेज, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी FSH। एक्चुअली देखो बेटा, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन पे फोकस करना है। कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन कितनी हो गई है? 70 सेकंड। तो ये कंडीशन पे अपन को ध्यान देना था कोमल मदान जी। सो नेक्स्ट वर्ड, आइए चलिए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो मेरे प्रिय साथियों, एक नर्स है, शुड केयरफुली मॉनिटर ए क्लाइंट, एक मॉनिटर करेगी क्लाइंट को फॉर फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ द MgSO4। ये फिर OBG से प्रश्न आया था। मैं आपको बता दूं कि साइकेट्रिक और OBG से जो भी प्रश्न आए थे बहुत ईजी थे और 100% हमारे टीचर्स ने एग्जैक्ट पढ़ा रखे थे। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। MgSO4 का शायद आपको गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया होगा। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में जब ये दवाई देते हैं तो हम बहुत अच्छे से बताते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट भी आए तो भी आंसर यही होगा। तो आंसर क्या क्या होंगे? विजुअल ब्लरिंग होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, टैकीपनिया होगा या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। देखिए ऑप्शन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको टेंशन की बात नहीं है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ऐसा प्रश्न था, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। हमने एग्जाम तो दिया नहीं था, आप लोगों से पूछे हैं, आप लोगों से हमने प्राप्त किया है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक नर्स है, MgSO4 ले रही है, तो उसका एक्चुअल साइड इफेक्ट में हम किसको मॉनिटरिंग करेंगे? विजुअल ब्लरिंग को, एपिगैस्ट्रिक पेन को, टैकीपनिया को, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। व्हाट विल बी राइट आंसर? सभी
बच्चों का सब सही है। मोहित वशिष्ठ जी, नेहा शर्मा जी। अगली बात करूँ साक्षी चौधरी, अर्चना, जस्मीन कौर, कोमल मदान जी, रूबी वशिष्ठ जी। अगली बात मलिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेरी गुड। इसका राइट आंसर है हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसका एक्चुअल आंसर MgSO4 का होगा, वह रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आओ चलो आगे की ओर बातें कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए आगे के क्वेश्चन और भी मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं। देखिए मेमोरी बेस्ड में हम 40, 50, 60 कितने क्वेश्चनों को हम एग्जैक्ट याद रख पाते हैं। वन लाइनर के बेस में तो रख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट ऑप्शन सेट करना ये बहुत बड़ा लिमिट। देखो टाइम कितना हुआ है, 5:30 बजे आपका पेपर खत्म हुआ है, आप लोग 8 बजे घर पहुंचे हो। घर पहुंचने के बाद फिर हमने एफर्ट्स डाले हैं और देन हमने पेपर को रखा है आप लोगों के सामने, तो हमने बेस्ट कोशिश की है। इधर देखिए एक पेशेंट है, ड्यूरिंग सर्जरी EtCO2 लेवल सडनली इंक्रीज हो गया। जब सडन EtCO2 लेवल इंक्रीज हो गया तो क्लाइंट मैनिफेस्ट, जैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि यदि EtCO2 का लेवल सडनली क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया, तो क्लाइंट किसको इंडिकेट दिखेगा? ऑप्शन ए हाइपर वेंटिलेशन दिखेगा, हाइपो वेंटिलेशन दिखेगा, नॉर्मल फाइंडिंग होगी, हाइपरकैलेमिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इधर देखिए एक्चुअल आंसर क्या होगा? EtCO2 का लेवल इंक्रीज हुआ है, क्लाइंट में मैनिफेस्ट। क्लाइंट किस में मैनिफेस्ट होगा? तो इधर देखिए इसका एक्चुअल आंसर होगा हाइपोवेंटिलेशन। क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन। क्लाइंट किसके द्वारा किसको दिखाएगा? हाइपोवेंटिलेट को, उसको पूरा हाइपोवेंटिलेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। सो नेक्स्ट वर्ड, आओ चलो आगे की ओर बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला कंसेप्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोवोलेमिक शॉक विद द न्यूरोजेनिक शॉक। यदि एक पेशेंट है हाइपोवोलेमिक के साथ न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है, अब देखो मैंने तुमसे यही कहा था कि कोर लाइन को हमेशा समझाना है, कोर लाइन पे विशेष करके ध्यान रखना है मेरे प्रिय साथियों। अब वो ध्यान रखने वाली बात है क्या? मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, हमेशा से ये समझाया है। आपको याद हो तो मैंने मेन एग्जाम से पहले एक वीडियो बनाई थी कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें 100% एक कोर लाइन होगी। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या था कि हाइपोवोलेमिक है, न्यूरोजेनिक शॉक है। तुम्हें ये याद हो कि न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया रहता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में टैकीकार्डिया होता है, क्योंकि हार्ट कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो इधर देखो पहले इसको समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो इधर देखिए इन द न्यूरोजेनिक शॉक बार्म स्किन होगी। न्यूरोजेनिक शॉक में बार्म स्किन देखने को मिलती है क्या? इन न्यूरोजेनिक शॉक कूल स्किन होगी क्या? न्यूरोजेनिक शॉक में कूल स्किन देखने को मिलती है। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या ब्रेडिकार्डिया होता है? अगला प्रश्न है क्या इन द हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज द 2 सेकंड लेस देन 2 सेकंड। आपके दिमाग में ये बात रखने वाली है कि यदि कैपिलरी रिफिल 2 सेकंड से कम है, लेस है, तो नॉर्मल सी बात है, पेशेंट क्या होगा? नॉर्मल है फाइंडिंग। अगली बात, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर देखने को मिलती है बार्म स्किन, है ना। कूल स्किन किस में मिलती है पता है क्या? हाइपोवोलेमिक शॉक में। यदि हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ कूल स्किन होता तो ये करेक्ट आंसर जा सकता था, लेकिन इन्होंने घुमाया हुआ है। अगला कंसेप्ट क्या है कि हाइपोवोलेमिक शॉक है तो वॉल्यूम मतलब बॉडी में फ्लूइड मतलब ब्लड का कंटेंट कम है, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। हाइपोवोलेमिक शॉक होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी काज जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? ब्लीडिंग। क्या ब्लीडिंग हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है। हाँ इधर देखिए ध्यान से, तो एक्चुअल आंसर क्या जाएगा इसका? तो एक्चुअल आंसर जाएगा कि न्यूरोजेनिक शॉक विद द बार्म स्किन। तो राइट आंसर होगा न्यूरोजेनिक शॉक विद बार्म स्किन, क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े से अल्टर किए हैं, ऑप्शन थोड़े से अल्टर किए हैं, थोड़े से चेंज किए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी एंजॉय करना है आप लोगों को पूरी क्लास को देखते हुए। टेंशन मत लेना, कम गलत सही कुछ हो सकते हैं, है ना, तो उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत करना आप।
हो सकता है हमसे भी आपको ऐसा कोई ऐसा हो कि हमें पूरा आंसर क्वेश्चन नहीं मिला हो, और बाय चांस कोई क्वेश्चन पूरा हमें नहीं मिला हो तो हमने उस हिसाब से, हो सकता है वो आंसर एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। वैसे प्रोबेबली हमने पूरी संभावना की है कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी यदि हमें क्वेश्चन पूरा नहीं मिला हो, मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है कोई गलती हो। बाकी आप बता सकते हैं कि क्या गलती हुई है। हाँ, मंडा सर ने सर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कराए हैं अच्छे से, बिल्कुल सही बात है, सारी टीम हमारी बहुत अच्छी है। सो नेक्स्ट वर्ड चल लेते हैं। मसल स्पाज्म है, डिजीनेस है, वीकनेस है, इन विच कंडीशन, ये दोनों कंडीशन किस में देखने को मिलती हैं? मतलब स्पाज्म है, डिजीनेस है, वीकनेस है, हाइपोकैल्सियमिया में या हाइपरकैल्सियमिया में, या पोटेशियम ज़्यादा हो हाइपरकैलेमिया, या नन ऑफ दीज। क्या ऐसा कंडीशन का होना कौन सी कंडीशन में होगा? हाइपोकैल्सियमिया, हाइपरकैल्सियमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैल्सेमिया। देखो अब आप फ्री हो पूरी तरह से, और फ्री हो तो पूरी तरह देखो क्लास। हम जब हमेशा कहते थे मैराथन में कि बेटा रिकॉर्डेड क्लास देखना, क्योंकि उस समय हमारे पास टाइम नहीं था। नाउ यू हैव टाइम, सो नाउ यू कैन डिस्कस विद अस एवरीथिंग। अभी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए प्रिय साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता होगा कैल्शियम, टिटेनी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ गई होगी, है ना। चौवेस्टिक साइन, टॉर्सू साइन। तो एक बात है कि यदि स्पाज्म हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हाइपोकैल्सेमिया होगा। क्या होगा? हाइपोकैल्सेमिया। क्या होगा? हाइपोकैल्सेमिया। पूरा आपको एक बात फिर बता दूं मेरे प्रिय साथियों कि अगले कंसेप्ट आपके माइंड में ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास टाइम नहीं था तब तो हम पढ़ रहे थे क्या भाई, मैराथन में आप रिकॉर्डेड देख रहे थे, हम भी एडवाइज रिकॉर्डेड की कर रहे थे। बट नाउ यू हैव टाइम, यू हैव टू रीड ऑल क्वेश्चन, क्योंकि तुमने देखा होगा कि प्रीवियस नोट सेट से एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन उठ के आए हैं इसमें, तो इसलिए पूरे क्वेश्चंस को देखना। हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन हो हमने नहीं बताया हो, तो उसे आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम 100 क्वेश्चन के साथ भी आप लोगों के सामने आएंगे। अभी तो प्रेजेंटली 2 से 3 घंटे का जो टाइम मिला है उसमें जितने क्वेश्चन हैं उनके साथ आपको बताए रहे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन के साथ भी आएंगे। सो नेक्स्ट इसका राइट आंसर है स्पाज्म है, डिजीनेस है, वीकनेस है, तो इसका राइट आंसर जाएगा हाइपोकैल्सेमिया। ए इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? ए। सो नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड क्या है मेरे प्रिय साथियों? आओ चलो चर्चाएं करते हैं। ए हॉलीडे फॉर्मूला फॉर द 20 kg। हॉलीडे फॉर्मूला की जब बात करी जाती है तो ये ओबीजी से सॉरी पीडियाट्रिक वाले गुरुजी हमारे जितेंद्र सर, तो देखिए इसका एक्चुअल आंसर है कि ये 20 kg पूछा गया है, और जब 10 kg से अबोव जाते हैं तो 10 kg में जाने के बाद क्या हो जाएगा? ऐड। तो इसका बी ऑप्शन था कि ऐड 2 ml पर kg पर हावर। ए ऑप्शन था इसका फर्स्ट 10 kg 4 ml पर kg पर हावर। अगला क्वेश्चन था फॉर ईच kg अबाउट 20 kg एड 1 ml पर kg। ऑप्शन में था नन ऑफ अबव। तो देखो एक तो हमने हमारे हिसाब से, अगर मैं कंसेप्ट अगर आपको एक तरीके से फिल्टर करने का तरीका कि 2 ऑप्शन है, बस ऐड 1 ml और 2 ml फोकस कर लेना चाहिए था। तो इसका सर ये तो हमें अच्छा देखिए, एक्चुअली मैं दीपक जी बता दूं आपको कि हर टीचर पूरा एफर्ट्स डालता है, एवरी टीचर्स पूरा एफर्ट्स डालते हैं। ऐसा नहीं होता कहीं कहीं से कोई भी क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बी। राइट आंसर इज वी, हॉलीडे फॉर्मूला बच्चों के लिए। तो इसके लिए नेक्स्ट है 10 kg से अबव है तो एड ऑन 2 ml पर kg, इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट। अगले वर्ड की बातें कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न देखिए इधर मेरे प्रिय साथियों। द ब्रोंकोडायलेटर फॉलोड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ब्रोंकोडायलेटर के बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया है, नसीड्स दिया है ओल्ड एज के लिए। तो क्या एडवाइस देंगे हम? रेस्पिरेशन 28 है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ 160 to 90 था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी कंट्रोल। तो पहली प्रायोरिटी किसको कंट्रोल करने की आपकी होगी? सैचुरेशन 94 है तो ये तो फिर भी नॉर्मल कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी 28 है तो हार्ट रेट यदि 100 और बीपी यदि 160 से 90 है तो अगली बात सैचुरेशन यदि 94 परसेंटाइल है तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी बताओ सर क्या होगा? एक्चुअल आंसर क्या होगा?
हाँ, सैचुरेशन 95.4% ये दिया हुआ है। एक्चुअल बताइए जिसका राइट आंसर। इधर देखिए, ब्रोंकोडायलेटर के साथ जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं तो याद रखना उस कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी होगी, बीपी को मेंटेन करके हुए चलना है। क्या करना है? बीपी को मेंटेन करना है, क्योंकि रेस्पिरेशन पे नहीं, इसमें स्पेशली बीपी कंट्रोल। यदि ब्रोंकोडायलेटर के साथ यदि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखने वाली बात है, और वह ध्यान रखने वाली बात है कि हार्ट रेट से इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, एक्चुअल है बीपी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सो डोंट टेक टेंशन। इधर देखिए तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 14। आओ चलो चर्चाएं कर लेते हैं 14 की। आओ चलो चर्चाएं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 year old child is being discharged from the hospital after treated for the severe क्राउड डिजीज। यदि क्राउड डिजीज है, क्राउड डिजीज तो मतलब कहाँ आ गई? बच्चों वाली बात आ गई, और बच्चों वाली बात आ गई तो क्या हुआ? पीडियाट्रिक वाले गुरुजी आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड नर्स गिव टू द चाइल्ड मदर फॉर होम ट्रीटमेंट ऑफ द क्राउप। के यदि कोई पेशेंट है, क्राउप का है, क्राउप होने के बाद एक बच्चे की डिस्चार्ज हो गया, घर पे चली गई, घर पे जाने के बाद मदर की क्या केयर होगी? तो देखिए, take him in the bathroom, turn on the hot water and close the door, give him a dose of the antihistamine, give large amount of the clear liquid food if drooling occur, and place him the near cool mist vaporizer। तो क्या आंसर होगा? जितेंद्र सर आपके साथ हैं, सो लेट्स टॉक विद जितेंद्र सर। आओ सर। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रूप के रिगार्डिंग आया था। क्रूप कंडीशंस के अंदर आप सभी को पता है कि हम बच्चों के अंदर अगर आफ्टर बर्थ आप डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज के बाद में ऐसे आप एडवाइस करेंगे मदर को, तो मदर को आप लोग क्या एडवाइस करेंगे कि बच्चों को आप लोगों को क्या देना है डियर? बिल्कुल मॉइस्ट आप लोगों को, या फिर मैं बात करूँ तो ह्यूमिडिफाइड आपको देना है, ताकि उससे लेरिंजल जो स्पाज्म है वो कम हो। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को बताना है आफ्टर डिस्चार्ज, तो आफ्टर डिस्चार्ज क्या एडवाइस देंगे मदर को कि बच्चे को आप लोगों को क्या करना है? बाथरूम के अंदर और टर्न करना है उसके अंदर हॉट, और इसके अलावा आप लोगों को जो डोर है उसको क्या कर लेना? क्लोज कर लेना। जिससे क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा, या मैं बात करूँ तो जनरली मॉइस्ट एयर जाएगी, तो लेरिंजियल स्पाज्म वगैरह प्रिवेंट उसके अंदर हो जाएगा। मैंने कल ही आप लोगों को क्रूप के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर बताया था। नमस्ते अमित कुमार जी, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप लोगों का, वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टेक हिम इन द बाथरूम एंड टर्न ऑन द वाटर, टर्न ऑन द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। तो राइट आंसर है आपका ए। क्या आंसर होगा? ए। तो इधर देखिए, पीडियाट्रिक वाले गुरुजी जितेंद्र सर आपके सामने खड़े हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि यदि देखो, ये साइकेट्रिक से उठ के आया है, साइकेट्रिक में पढ़ाता था मैं कि इधर देखिए, द मॉर्फिन सल्फेट प्री ऑपरेटिवली क्यों देते हैं मॉर्फिन सल्फेट को? टू रिड्यूस द सीक्रेशन। एट्रोपिन सल्फेट सुना है आपने, मॉर्फिन सल्फेट सुना है आपने। तो टू कंसिस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन, टू रिड्यूस द गैग रिफ्लेक्स। तो क्या? यस सर। तो क्या आंसर होगा? कल ही बताया है सर। हाँ, जितेंद्र सर ने कल ही बताया है। वेरी गुड। तो इधर देखिए मेरे प्रिय साथियों, ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअल आंसर क्या आएगा कि मतलब मॉर्फिन सल्फेट क्यों देते हैं? तो आंसर क्या होगा सर? ये मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, कोमल बजान, ओके जी। अमित कुमार जी, यस। और ये राइट आंसर इज ए। क्या? टू रिड्यूस द सीक्रेशन। सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट द बिडमार्क फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर। ये शायद आपने देखा हो, मैं आपको फिर बता दूं, साइकेट्रिक की आपने मैराथन की 2 क्लास ली हो, तो 2 क्लासों में एग्जैक्ट मैं बात करूं, दोनों क्लासों से 6 की 6 प्रश्न, साइकेट्रिक के 6 की 6 प्रश्न दोनों मैराथन से आए थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा मैराथन देख लेना बस, और मैं फिर कहता हूं उन मैराथनों में पूरी साइकेट्रिक को बसाया हुआ है 175 क्वेश्चन में। आपने देखा भी होगा। लिसन मी केयरफुली, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपको ये एग्जैक्ट बताया हुआ था क्वेश्चन। तो देखिए मैराथन में है, आप जब मैराथन के, अभी आपको कल वीडियो मिल जाएगी
की सारी जो हमारी एग्जैक्ट क्लास से क्वेश्चन आए उनकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। और खासकर मैं बात करूं साइकेट्रिक के एग्जैक्ट 6 के 6 प्रश्न मैराथन से आए हैं, आप पूरी मैराथन देख लेना। अब तो आप फ्री हो, अब देख लेना। तो देखिए इधर बिडमार्क फॉर्मूला स्पेशली यूज किया जाता है एल्कोहल के लिए, और जब मैंने आप लोगों को बताया था एल्कोहल कंसंट्रेशन को देखने के लिए, उसी टाइम मैंने आपको वहां समझाया था कि एल्कोहल कंसंट्रेशन कि यदि 30 से 80 30 to 80 mg पर DL एल्कोहल है तब तक वो लीगली ड्राइव कर सकता है। एक्चुअल लीगली ड्राइव माना जाता है 30 पे, लेकिन 80 तक जा सकता है। अब ऐसा ही प्रश्न शायद एक आया हुआ है कि एल्कोहल मैक्सिमम कंज्यूम ड्यूरिंग द ड्राइविंग लीगली अलाउड किया गया है। मैक्सिमम पे प्रश्न पूछा गया था मैक्सिमम पर। तो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम की जब बात आती है तो मैक्सिमम का मतलब 20, 30, 80 और 150। मैंने एग्जैक्ट आपको प्रश्न पढ़ाया हुआ है, आप जब देखोगे है ना, तो मैक्सिमम पूछा गया था। तो जनरली ये स्टार्ट होता है 30 से 80, एग्जैक्ट मैंने लिखा हुआ है। आपको कल वीडियो क्लिप मिल जाएंगी आपको 6 की 6 क्वेश्चंस की मैराथन से। एग्जैक्ट बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, कहां से प्रश्न आया है और कहां पर पूरा कंसंट्रेशन दिया हुआ है। शायद साइकेट्रिक के तो सबके क्वेश्चन सही होंगे क्या नहीं हुए। तो इसका एक्चुअल आंसर है मैक्सिमम की जब बात आती है, अगर प्रश्न में मैक्सिमम था तो इसका आंसर जाएगा 80। इतने 80 mg पर DL तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं, है ना। मैक्सिमम यदि दे रखा था, या 20 से, बच्चे कह रहे हैं सर 20 से 50 दिया हुआ था, ऑप्शन में नहीं था। हाँ, तो 20 से 50 यदि था तो 30 से 50, तो यदि 30 से 50 था तो मैक्सिमम आंसर क्या मान के चलेंगे हम, 30 से 50, है ना। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था मैक्सिमम 30 to 80 होता है, और यदि ऑप्शन में 30 to 50 था तो लीगली कितने तक आंसर जाएगा, 30 to 50। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लिसन मी केयरफुली, लेट्स स्टार्ट। इधर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला साइड इफेक्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। देखिए शायद ये टेट्रासाइक्लिन हमारे जितेंद्र सर ने आपको पूरा पढ़ाया होगा। टेट्रासाइक्लिन की चर्चाएं कई जगह पीडियाट्रिक में होती हैं और कम्युनिटी वाले सर ने भी बताया होगा। इधर देखिए ध्यान से, लिसन मी केयरफुली। तो मैक्सिमम 20, 30, 40, 50, दीपक चौहान कह रहा है सर 20, 30, 40, 50 था। अगर 20, 30, 40, 50 था तो मैक्सिमम 30 से 80 होता है, 50 का आंसर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पहला साइड इफेक्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या होगा, टीथ स्ट्रेनिंग होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, नॉट गिवन इन द चिल्ड्रन, ओनली इट इज गिवन इन द एडल्ट। क्या आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन का? मतलब अगर मैं कहूं साइड इफेक्ट क्या होगा तो आंसर क्या होगा, टीथ स्ट्रेनिंग इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, टीथ स्ट्रेनिंग इज द राइट आंसर। 18 हो चुके हैं सर। नेक्स्ट वर्ड, आओ चलो चर्चाएं कर लेते हैं, आओ चलो चर्चाएं करते हैं कि विच टेस्ट यूज डन बिफोर द हेपेरिन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था शायद, आई थिंक एक पेशेंट है वो हेपेरिन ले रहा था, कौन सा टेस्ट आपको डायग्नोज करना चाहिए। तो आपको जब भी गुरुजी फंडामेंटल वाली मैम ने या कोई भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा तो फंडामेंटल के अंदर ब्लड पढ़ाया होगा मेडिकल सर्जिकल वाले सर ने। तो जब भी उन्होंने पढ़ाया होगा तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ दोनों टीचरों ने हमारे ने पढ़ाया था। ये श्वेता मैम ने क्लास ली थी, 100% आपको ये बताया होगा कि यदि कोई पेशेंट हेपेरिन ले रहा है तो हेपेरिन और हेपेरिन के साथ वारफेरिन भी बताते हैं। हेपेरिन और वारफेरिन दोनों साथ में बताया जाता है। तो इधर देखो मेरी तरफ, यदि कोई व्यक्ति हेपेरिन ले रहा है तो हमें क्या जांच करनी चाहिए, प्लेटलेट, एफएफपी, क्रायोथेरेपी और एपीटीटी। व्हाट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन, इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, साक्षी चौधरी, कोमल मदान और रुचि एंटिल जी और मोहित वशिष्ठ, जैस्मीन कौर जी, नेहा शर्मा जी, वेरी गुड। और नर्सिंग ट्रस्ट, व्हाट इज योर नेम, नर्सिंग ट्रस्ट जी, राइट आंसर इज एपीटीटी। एपीटीटी इज द राइट आंसर। सो वेरी गुड। चलिए चर्चाएं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि एक पेशेंट है केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हाइपोटेंशन, ड्रूलिंग एंड स्ट्राइडर। क्या स्ट्राइडर हो रखा है पेशेंट को, हाइपोटेंशन है, साथ में ड्रूलिंग हो रहा है। उस स्थिति में व्हाट वाज द प्रायोरिटी पेशेंट, प्रायोरिटी नहीं है, व्हाट इज द डायग्नोसिस ऐसा होगा कि व्हाट इज द डायग्नोसिस
एरर है थोड़ी सी कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस क्या होगा, एक्यूट एपिग्लोसाइटिस है या आरडीएस है या क्राउप है या फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आंसर हो सकता है? व्हाट विल बी योर राइट आंसर, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा? एक्यूट एपिग्लोसाइटिस, आरडीएस, क्रॉप और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट विल बी योर राइट आंसर, क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, रिप्लाई करिए फटाफट से। जस्मीन कौर का आंसर आ चुका है, रुचि का आ चुका है, वेरी गुड बेटा। पुष्पा तंवर का आ चुका है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट जल्दी बताइए। दीपक सर फीवर भी था ग्रेटर देन, हाँ फीवर बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया दीपक जी। एक्चुअली आप लोगों से हमने सबने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भेज दो जिससे हम अच्छी तरह क्वेश्चन बना सकें, लेकिन किसी ने कुछ भेजा किसी ने कुछ भेजा, बट बाय द हेल्प ऑफ यू एंड मैं ये कहूँगा आपका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आप हमने एक आगाज के कहने पर आप सभी ने हमें क्वेश्चंस भेजे जिसकी वजह से हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना सके। तो लेट्स स्टार्ट, इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्यूट एपिग्लोसाइटिस, इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 की ओर क्या है? 21 द डोज ऑफ द एड्रेनलिन इन द पीडियाट्रिक पेशेंट। पीडियाट्रिक वाले गुरुजी आ चुके हैं वैसे आपके सामने, आ जाइए सर। तो इसका राइट आंसर, वैसे उन्होंने एक एक शब्द पढ़ा रखा है, शायद उन्होंने एक एक शब्द पढ़ा रखा है। यस और नो प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। अमित जी पढ़ाया है कि नहीं सर ने? एग्जैक्ट बताया है सर। तो देखो इधर ए आंसर 0.01 mg पर केजी के आधार पर, 0.3 mg पर केजी के आधार पर, 0.4 mg पर केजी के आधार पर। तो सर ने ये एग्जैक्ट बता रखा है, तो जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। यस मैंने आप लोगों को न्यूबॉर्न सीपीआर के दौरान ये क्वेश्चन बताया होगा और ये मैंने बाकायदा लिखाया था कि अगर ml में आता तो 0.1 से 0.3 ml पर केजी के हिसाब से हमें देना होता है। और रूट मैंने आपको रेशो की बात कर लेते हैं एडीआर का, तो 1:10,000 के रूप में देते हैं। रूट होता है आपका IV, है ना। जनरली ml में अगर आता है तो 0.1 से 0.3 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं। बट अगर mg में भी अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.01 से लेके 0.03 mg पर केजी के हिसाब से देंगे। रूट सेम आप लोगों का और डोज भी आप लोगों का, रेशियो भी सेम रहेगा इसके अंदर, है ना, और रूट भी सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पहला आप लोगों को दिख रहा है कि 0.01 mg इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए तो राइट है, बट इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने मिसमैच किया होगा। क्वेश्चन क्या होगा 0.3, ये mg है भाई, ml नहीं है ये, है ना, mg में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सीपीआर में आपको बताया था बाकायदा ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है आप लोगों का? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 0.01 mg पर केजी से हम लोग IV रूट से 1:10,000 के रूप में हम लोग सीपीआर के दौरान एडीआर का यूज करते हैं। थैंक यू सर। इधर देखिए अब साइकेट्रिक वाले गुरुजी वाला क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको एग्जैक्ट प्रश्न बताया था, अल्कोहल विड्रॉल, है ना, बताया कि नहीं जल्दी बताओ। मैंने ये बताया था एग्जैक्ट, ये भी बताया था कितने घंटे में होगा, है ना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कितने घंटे में देखने को मिलेगा और डिलीरियम ट्रेमेंस कितने घंटे में देखने को मिल जाता है। और ऐसा भी पढ़ाया था कि डिलीरियम ट्रेमेंस जो होता है 3 से 48 से 72 घंटे, अगर 48 से 72 घंटे मैनेज हो गए तो चौथे दिन तो अपने आप पेशेंट ठीक होने लग जाता है, ऐसा भी बताया था सर। आपने नोट्स में भी लिखाया है। हाँ यस सर, थैंक यू। इधर देखिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्रश्न पूछा गया कि मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द डिलीरियम इन द एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डिलीरियम क्या है? ऑप्शन था हाइपोक्सिया, ऑप्शन था मल्टीपल ड्रग यूज, ऑप्शन था अल्कोहल विड्रॉल, और एक और ऑप्शन था वो शायद आपको याद होगा, अगर नहीं है तो शायद याद आ भी जाएगा। तो प्रश्न आया था कि देखिए मैं आपको जनरली बता दूं तो डिलीरियम का मोस्ट कॉमन कॉज एल्डरली में पहली प्रायोरिटी एल्कोहल होती है। क्या होती है? एल्कोहल। एल्कोहल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर एल्कोहल नहीं होता उस स्थिति में मल्टीपल ड्रग कर सकते थे, लेकिन इसमें पूछा गया है मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द डिलीरियम एल्डरली क्लाइंट। तो इसका एक्चुअल आंसर आपका जाएगा, वह जाता है एल्कोहल विथड्रॉल। तो आंसर क्या उत्तर होगा? एल्कोहल विथड्रॉल। मैं आपको जनरली सी चीजें आपको बताई थी मैंने। देखिए प्रिय साथियों कि लगभग 6 से आपको एक बात बताई थी कि एल्कोहलिक पेशेंट यदि है तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिल जाता है ना, विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन। अगली बात में करें कि 24
48 से 72 घंटे के अंदर बात करते हैं तो 48 से 72 घंटे के अंदर डिलीरियम ट्रेमन होता है। और यदि डिलीरियम ट्रेमन्स को अनट्रीटेड छोड़ा जाए, अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज एल्कोहल या एल्कोहल विड्रॉल होगा। सेकंड प्रायोरिटी पे हाँ, बहुत से बच्चों ने हाइपोक्सिया लिखा है। मुकेश जी, हाइपोक्सिया आप एक बात सुन लो ध्यान से, कह सकते हैं हाइपोक्सिया, लेकिन यहाँ पर मोस्ट कॉमन पूछा गया है। हाइपोक्सिया कह सकते हो लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट कॉमन कॉज एल्कोहल विड्रॉल होगा। सो नेक्स्ट वर्ड, आओ चलो चर्चाएं करते हैं। देखिए प्रश्न हल्का सा घुमाया है। नेक्स्ट आओ चलो चर्चाएं करते हैं। तो इधर देखिए इसका राइट आंसर क्या था, मैंने बता दिया आपको, शायद एल्कोहल विड्रॉल होगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं आगे की ओर। हाइपोक्सिया तो है ही, बट उससे पहले भी मोस्ट कॉमन कॉज दिया, तो इस वजह से उसका आंसर इररिवर्सिबल डैमेज टू विच ऑफ द विच फर्स्ट ऑर्गन इन द ड्राउनिंग। प्रश्न कह रहा है कि और ड्राउनिंग के बाद ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इररिवर्सिबल डैमेज होगा। इररिवर्सिबल इधर देखिए ध्यान से, लिसन मी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगले वर्ड को ध्यान से सुनना। पूछो क्या है अगला वर्ड सर। इधर देखिए, हाँ अगर देखिए 80 ईयर पेशेंट में है, हाँ अगर फिर भी उसमें एल्कोहल विड्रॉल यदि ऑप्शन में है तो आप जब भी देखोगे सर्च करके तो डिलीरियम का मोस्ट कॉमन कॉज कंसीडर में किया जाता है, तो वो एल्कोहल विड्रॉल और या एल्कोहल यूज, और अगर वो नहीं है तो मल्टीपल ड्रग्स, और हाइपोक्सिया अगर वो नहीं होता, एल्कोहल नहीं होता, देन यू कैन मूव ऑन द उसका राइट आंसर। तो आओ चलो चर्चाएं करते हैं। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया कि इररिवर्सिबल डैमेज, इररिवर्सिबल मतलब उसकी रिकवरी नहीं होती, तो रिकवरी किस जगह नहीं होगी या कौन से ऑर्गन की रिकवरी संभव नहीं है, तो उसके ऑर्गन का क्या नाम होगा। ब्रेन होगा, लंग्स होगा, किडनी होगा, हार्ट होगा। तो तुम्हें ये पता है कि ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जिसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है। अरे यस और नो, तो ए को लॉक कर दीजिए सर, ऐसा कह रहे हैं बच्चे। तो राइट आंसर इज ए, क्या होगा, ब्रेन। ब्रेन इज द राइट आंसर, क्योंकि इररिवर्सिबल पूछा गया है। अगर ये पूछा जाता इनिशियली कौन सा ऑर्गन, देखिए तो तुम्हें पता है कि ब्रेन को 5 से 6 मिनट यदि ऑक्सीजन नहीं मिले तो ब्रेन डेड। अरे यस और नो, सर ने बताया होगा, भरत सर ने। सो लेट, ड्राउनिंग मतलब एक तरीके से डूबना, ड्राउनिंग का मतलब था डूबना। अगले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, वेस्कुलर लंग्स। वेस्कुलर लंग साउंड हेयर एट, कहां पर होगी, ट्रैकिया होगा, स्टर्नम होगा, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, अगला है फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चाय ले लेता हूं, मैं चाय ले लेता हूं। यस चलो चलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वेस्कुलर लंग साउंड जो आप लोगों की आती है वो कहाँ पे आप लोगों को सुनाई देती है। जिस तरीके से क्वेश्चन हमें मिले हैं इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये कैसे आएगी, स्टर्नम से, फर्स्ट एंड सेकंड आईसीएस से, या फोर्थ। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग ब्रेकियल वेस्कुलर लंग साउंड सुनते हैं तो जनरली फर्स्ट एंड सेकंड आईसीएस से हम लोग सुनते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है आप लोगों का, यहाँ से जनरली आप लोग वेस्कुलर लंग साउंड जनरली आप लोग ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, बट इस क्वेश्चन का जो हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। ओके, जो भी था हमें एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये क्वेश्चन इस टाइप से था ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिएगा ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन था आप लोगों का कि एक पेडिग्री से क्वेश्चन था आप सभी के लिए। तो पेडिग्री के अंदर इस टाइप की एक पेडिग्री दी गई थी, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पेडिग्री का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑटोसोमल डोमिनेंट। याद रखिएगा, ये क्या है डियर, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। आप लोगों ने पेडिग्री में पढ़ा होगा, 4 डिसऑर्डर आते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, इस तरीके से आते हैं ना। तो पेडिग्री का एक क्वेश्चन था।
बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर इस तरीके का पेडिग्री आया था तो ऑटोसोमल डोमिनेंट था, ठीक है। आप लोगों ने पेडिग्री पढ़ी होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिएगा नेक्स्ट आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का एक क्वेश्चन था कुछ इस टाइप में, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। बिल्कुल, इमेज का एक टाइप का एक क्वेश्चन था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक इस टाइप का इमेज का क्वेश्चन था आप सभी के लिए। क्या बोलेंगे इसको? इस टाइप का इमेज का क्वेश्चन था पूछा ना। बिल्कुल, याद रखिएगा क्या है कि एटी का मैनोमीटर आप लोगों का इमेज का इस टाइप का। ये क्वेश्चन भी आया था क्या? जैसे बच्चों की जिस तरीके से क्वेश्चन आते थे कि इमेज बेस एटी का मैनोमीटर के लाइक, इस तरीके से भी क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा वॉइस आ रही है क्या बेटा? यू आर गेटिंग आवर वॉइस और नॉट? यू आर गेटिंग आवर वॉइस और नॉट बेटा? सो नेक्स्ट चलिए आगे की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन क्या है तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात याद रखना। रिकवरी पोजीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि एक ए बी सी और डी, बताओ क्या आंसर होगा? तुम्हें याद हो तो एक बात ध्यान रखना, छोटी सी बात, रिकवरी पोजीशन आपको जब मैं ईसीटी पढ़ाता था, देखिए ये शायद अब अच्छी दिखेगी इमेज की अगर बात करें तो, दिख रही है क्या? अब अच्छी दिखी क्या? तो रिकवरी पोजीशन मैं तुमसे कहता था कि जब ईसीटी के बाद पेशेंट को लेके जाते हैं तो साइड लेइंग पोजीशन, जैसे सीक्रेशन बाहर आ जाए, तो वही चीज है रिकवरी पोजीशन में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्या आंसर होगा जल्दी बताना एक बार, क्या आंसर होगा? सर आ रही है, इट्स ओके, चलिए चर्चाएं कर लेते हैं। आ रही है सर फुल, अच्छा सन्नी जी बहुत बढ़िया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिसन मी केयरफुली, जितेंद्र सर पीडियाट्रिक वाले ना, इसलिए तो इधर देखिए ध्यान से, लिसन मी केयरफुली। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ चलो चर्चाएं कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्रिय साथियों। हाँ जल्दी से बातें कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो लिसन, अगला क्वेश्चन क्या है? मर्सा इन्फेक्टेड क्लाइंट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल एरियस, है ना। मर्सा वर्षा सुना है क्या ना? वेनेस्लिन है ना, रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल, स्पेशली मर्सा और वर्षा दोनों ही आईसीयू में देखने को मिलते हैं। तो आईसीयू में आपको क्या क्या ये कोलोस्टोमी केयर है ना, तो ये कोलोस्टोमी का पेशेंट था, मर्सा भी हो गया है ना। तो अब क्या हुआ? टू बी डन, तो व्हाट पीपी शुड बी यूज्ड बाय द नर्स व्हेन एवर यू विल रीड द मॉस्बी, जैसे सॉरी सॉन्डर्स को जब आप पढ़ोगे तो सॉन्डर्स में क्लियर आंसर है, इसका एक्चुअल आंसर क्लियर दिया हुआ है। इधर देखो कि ग्लव एंड गाउन है, ग्लव गाउन गूगल है, मास्क है और गाउन है। क्या उत्तर है? एक्चुअल मॉस्बी में दे सॉरी सॉन्डर्स में क्लियर दे रखा है। अमित कुमार बहुत बढ़िया, दीपक दहिया जी शाबाश बेटा, पुष्पा तंवर जी बहुत बढ़िया, रुचि जी बहुत अच्छे और अमित जी शाबाश। इसका राइट आंसर है ग्लव्स गाउन और गूगल। राइट आंसर होगा ग्लव्स गाउन गूगल, स्पेशली ग्लव्स गाउन गूगल्स। राइट आंसर होगा वी इज द राइट आंसर। क्या उत्तर होगा? बी। सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट, अगले वर्ड की चर्चाएं कर लेते हैं। पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी विच पोजीशन शुड बी गिवन, ये गुरुजी ने आपको पढ़ाई होगी पीडियाट्रिक में, बहुत बार पढ़ाया होगा गुरुजी ने। अरे यस और नो, बहुत बार पढ़ाया कि नहीं? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं? तो क्या आंसर होगा? ए बी सी और डी, ऐसा प्रश्न आया। और ऐसा प्रश्न आने पर आपने क्या आंसर किया? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करिए। क्या आंसर आप करके आए हो? रोज पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन। एक्चुअल आंसर क्या है जल्दी बताओ? पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी। तो राइट आंसर क्या होगा? पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी के बाद आप कौन सी पोजीशन दोगे?
प्लीज रिप्लाई मी, जल्दी से रिप्लाई करिए दोस्तों। ए, बी, सी और डी क्या आंसर होगा? रिप्लाई नहीं आ रहा सर, वॉइस नहीं आ रही क्या? अगर सुपारी मिलता है स्प्लिट के चांस ज्यादा होंगे। श्योर। इधर देखिए, एक्चुअल आंसर इसका बी ऑप्शन सर, रुचि एंटिल जी, ये गलत हुआ है सर। रोज पोजीशन देखिए, पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी पूछा गया है ड्यूरिंग, इधर देखिए ध्यान से, तो पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी, तो इसका राइट आंसर देखिए सुपाइन या प्रोन में कंफ्यूजन था सर, वो प्रोन ऑप्शन में नहीं था शायद, ये प्रोन तो हमने लिखा है, आप देख लेना शायद। तो इसका एक्चुअल आपको याद हो तो टॉन्सिलेक्टोमी में रोज पोजीशन के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना क्या ऐसा? अच्छा, साइड लिंग भी था ऑप्शन में। वैसे एक्चुअली देखिए, एक्चुअल आंसर क्या था, वो इसका एक्चुअल आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। टॉन्सिलेक्टोमी में स्पेशली एक्चुअल आंसर बच्चों ने यही भेजा था सर, टॉन्सिलेक्टोमी में पोजीशन, विच पोजीशन, तो टॉन्सिलेक्टोमी में पोजीशन की अगर बात करी जाए, इधर देखिए प्रिय साथियों, टॉन्सिलेक्टोमी में पोजीशन की अगर बात करी जाए तो रोज पोजीशन की बात करते हैं। इधर देखिए ध्यान से, लिसन मी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगले कंसेप्ट में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। तो व्हाट इज द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इन द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये प्रश्न एग्जैक्ट गुरुजी ने पढ़ाया होगा, भरत सर ने 100% डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जब एंडोक्राइन पढ़ाते हैं तो वो 100% ये प्रश्न बताया होगा उन्होंने कि यदि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो उस स्थिति में पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तुम्हें पता हो इंसुलिन और क्या काम करती है, तो वह इंसुलिन क्या करती है कि हमारी पोटेशियम को बॉडी मतलब सेल के अंदर भेज देता है, तो फिर वो क्या कराती है, हाइपोकैलेमिया भी कराती है। तो लेकिन क्या कह रहा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया। दूसरा मेथड भी सर ने आपको समझाया होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 100%। वो कैसे समझाया होगा कि कीटोएसिडोसिस है, एसिडोसिस है, तो फिर आगे चल के हाइपरकैलेमिया नॉर्मल सी बात है ना। अच्छा सर, भावना शर्मा कह रही है सर वहाँ पर रोज पोजीशन नहीं था, तो वो एक अलग बात है। अब वो जैसा था क्वेश्चन में रोज पोजीशन की अगर आती है, अगर ऑप्शन में था तो वो राइट आंसर था। क्लियर? ऑप्शन जो थे वो मुझे भेज दीजिए, देन वी विल डिसाइड इट। नेक्स्ट वर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या था, हाइपरकैलेमिया। आपको एक ड्रग भी बताते भी हैं, प्रश्न भी आता है कि इंसुलिन जब देते हैं तो वो हमारे इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को सेल के अंदर भेज देता है, तो हाइपरकैलेमिया को रिड्यूस करने में भी मदद करती है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या देखने को मिलता है, क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो हाइपरकैलेमिया इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इधर देखिए, मैच विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग की जब बात आती है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो फॉलोइंग की बात आती है तो तुम्हें याद होगा कि ऑरल पोल, और मतलब अगर मैं बात करूं वैक्सीन की मैचिंग का क्वेश्चन आया था, तो आपको याद हो कि ऑरल की 2 वैक्सीन होती है, एक तो साल्क और एक 7। साल्क और 7 की जब बात आती है तो साल्क तो किल्ड वैक्सीन हुआ करती थी, इसके बाद 7 आया। 7 ने क्या कहा, 7 ने क्या किया था, याद हो तो 7 ने कहा कि भैया, 7 ने क्या कहा था, ऑरल वैक्सीन बनाई थी, ऑरल पोलियो वैक्सीन, तो उसमें था 7 का ऑरल होगा, HIV का IM और मीजल्स का सबक्यूटेनियस दिया जाता है, BCG इंट्राडर्मल दी जाती है। तो ये मैच करने थे आप लोगों को, मैचिंग करनी थी आपको कि 7 ऑरल दिया जाता है, HIV हिब IM दिया जाता है, मीजल्स वैक्सीन सबक्यूटेनियस दी जाती है, BCG इंट्राडर्मल दी जाती है। तो ऐसा आपको मैचिंग करना था, बस क्या करना था, मैचिंग। तो मेरे हिसाब से ये सारा आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा था। ये पीडियाट्रिक में अलग पढ़ते हैं, कम्युनिटी में अलग पढ़ते हैं, और जब भी कोई सब्जेक्ट में टीचर के साथ आता है तो वो भी पढ़ा देते हैं। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये बातें आती हैं। तो एक देखिए, लाइम डिजीज का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या था। लाइम डिजीज बोरेलिया बर्गोफेरी के द्वारा होती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस वैसे ऑप्शन में यदि डॉक्सीसाइक्लिन थी, बच्चे कह रहे हैं कि सर डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन में नहीं थी। डॉक्सीसाइक्लिन यदि ऑप्शन में होती तो डॉक्सीसाइक्लिन पहली प्रायोरिटी होता, डॉक्सीसाइक्लिन होती तो पहली
प्रायोरिटी डॉक्सीसाइक्लिन होती है, डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में बता रहे हैं कि सर टेट्रासाइक्लिन था, तो एंटीबायोटिक के रूप में क्या दिया जाता है, टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। कुछ बच्चों ने इसमें ऑप्शन भेजे नहीं थे, सो लिसन मी केयरफुली, ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि अगर ऐसा आया था कि लाइम डिजीज का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो इसका पहला ऑप्शन था डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन में था नहीं, बच्चे कह रहे सर टेट्रासाइक्लिन था, तो टेट्रासाइक्लिन इसका राइट आंसर होगा। अगला कंसेप्ट की बातें कर लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगला एक बहुत ही थोड़ा सा इधर देखिए, साइकेट्रिक का एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया था कि 56 साल का ओल्ड एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट, स्टेट ऑफ द टोटल डेस्पियर, निराशा के साथ था। अगली बात, होपलेसनेस, बर्थलेसनेस था, पेशेंट को फ्लैट अफेक्ट था, वेरी सैड था, अनेबल टू फील द प्लेजरेबल फ्रॉम एनीथिंग, प्लेजरेबल वो फील नहीं कर पाता था, हर हस्बैंड असिस्टिंग होम विद द हाउस वर्क एंड कुकिंग, है ना, हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड हैज बीन असिस्टिंग हर, उसका हस्बैंड था वो क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है हाउस वर्क में और कुकिंग में भी। हाउएवर शी इज नॉट ईटिंग मच, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा नहीं खाती है ना। लाइज अराउंड एंड सिट्स इन द चेयर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे, पूरे दिन भर बैठी रहती है। एंड बिकमिंग कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज हो जाती है। हर फैमिली डज नॉट वांट टू हर अराउंड एनी मोर। In assessing the client, nurse determine the behavior is consistent with। क्या अब देखिए इधर ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरे प्रिय साथियों कि यदि पेशेंट होपलेसनेस और बर्थलेसनेस हो गया, वेरी सैड है, एनेडोनिया पेशेंट को हो चुका है, कंसिस्टेंटली है, काम करने में बिल्कुल मन नहीं है, कंफ्यूज हो चुका है, डज नॉट वांट फैमिली अराउंड एनी मोर, मतलब वो ये सोच रहा है कि मेरे घर वाले मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे, क्या ट्रांजिएंट डिप्रेशन बोलोगे, माइल्ड बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे, सीवियर बोलोगे। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इसका राइट आंसर होगा सीवियर। क्या आंसर होगा, सीवियर होगा। क्या होगा, सीवियर। सीवियर डिप्रेशन इज द राइट आंसर, सीवियर डिप्रेशन। जस्मीन कौर, बिल्कुल राइट आंसर। इधर देखिए तो इसका राइट आंसर होगा जस्मीन जी, बिल्कुल सही, और वह सही आंसर है बेटा। क्या आंसर होगा सही, वह सही आंसर है आपका सीवियर डिप्रेशन। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वर नोटेड इन द रिव्यू ऑफ द क्लाइंट होम मेडिकेशन प्रोफाइल, विच मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट द सीवियर सीरम डिजॉक्सिन लेवल। तो एक तो था KCL, उसमें एक ऑप्शन में था थायराइड एजेंट, एक था क्यूनेडिन और एक था आपका थियोफाइलिन। तो अगर मैं बात करूं ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि, ऐसी कौन सी मेडिकेशन है वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट या एलिवेट द सीरम डिजॉक्सिन लेवल, सीरम डिजॉक्सिन के लेवल को मतलब उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको ज़्यादा एलिवेट कर देगी या फिर ज़्यादा वर्सनिंग कर देगी या ज़्यादा सीवियर कर देगी। तो इसका राइट आंसर है क्यूनेडिन। कौन सी, क्यूनेडिन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। थियोफाइलिन नहीं होकर इसका राइट आंसर है क्यूनेडिन। क्यूनेडिन इस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को और ज़्यादा सीवियर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 35, क्यूनेडिन इज द राइट आंसर। सो लिसन मी केयरफुली, ए नर्स वुड नीड टू मॉनिटर द सीरम ग्लूकोज लेवल। एक नर्स है, वुड नीड टू मॉनिटर serum glucose level who is receiving which of the following medication owing to its effectiveness of the glucogenolysis and insulin release। क्या ऐसी कौन सी इधर देखिए ध्यान से, लिसन मी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना प्लीज। क्या एक नर्स वुड मॉनिटर द सीरम ग्लूकोज लेवल ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन नीड्स टू द ग्लाइकोजेनेसिस एंड इंसुलिन रिलीज। कौन सी दवाई है जो कि ग्लूकोज जेनेसिस को बढ़ा देगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन होगा, डोबेटामाइन होगा, प्रोपेनॉल होगा, एपिनेफ्रिन होगा। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। एक्चुअल आंसर क्या होगा कि यदि कोई पेशेंट है ग्लूकोनेलिसिस और तथा इंसुलिन रिलीज को कौन सी दवाई है जो इनको बढ़ाने में बढ़ावा देगी। मोहित वशिष्ठ, वेरी गुड बेटा, सर डी, बहुत बढ़िया। और जल्दी से थोड़ा सा रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी बेटा।
व्हाट विल बी योर राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा नॉरएपिनेफ्रिन है, डिविटामाइन है, प्रोपेनॉल है, एपिनेफ्रिन है, जो ग्लूकोजिनोलाइसिस तथा इंसुलिन रिलीज के इफेक्ट को बढ़ाना है। तो क्या करेगी बताओ? राइट आंसर इज डी, एपिनेफ्रिन इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? एफिनेफ्रिन या एड्रेनलिन इज द राइट आंसर। अगला एक प्रश्न है, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ाया होगा सर ने। रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस में ये दवाई दी जाती है रेबेवेरिन। मैं बात करूं पीडियाट्रिक वाले गुरुजी ने ये अच्छी तरह से आपको पढ़ाई होगी रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस वाली। तो इधर देखिए कि एक पेशेंट को रेबेवेरिन दे रहे हैं। रेबेवेरिन रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो रेबेवेरिन देते समय कैसे दी जाती है? तो IM है, ओरल है, एरेसोल है। एक अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? रेबेवेरिन ड्रग रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस के लिए दी जाती है। RSV बच्चों में होती है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस। तो रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस में कौन सी दवाई देते हैं? तो ऑप्शन में था ORM, ओरल, एरेसोल। थोड़ा सा घुमा दिया एरेसोल करके, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। एरेसोल का मतलब हुआ नेबुलाइजेशन। अब बता दो जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर राइट आंसर? अब आंसर क्या होगा? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि सर ये आंसर होगा। इसके अलावा क्या आंसर होगा? तो ABCD देखिए, अमित कुमार का, अच्छा जस्मीन कौर का राइट आंसर आया है, कृतिका का बहुत बढ़िया, साक्षी चौधरी शाबाश बेटा, नर्सिंग ट्रस्ट अर्चना जी वेरी गुड। इसका राइट आंसर है एरेसोल इज द राइट आंसर। क्या आंसर है? एरेसोल इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट। अगली वर्ड की बातें सुनिए ध्यान से। आओ चलो चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आया था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का। क्वेश्चन आया था क्या? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। बच्चों ने बताया था कि सर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से आया था। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मैंने एग्जैक्ट पढ़ाया हुआ है। पर्सन फील्स दैट ही इज ए पावरफुल पर्सन एंड ही कैन डू एवरीथिंग। ऐसा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस दुनिया में, ब्रह्मांड में मैं ही हूँ सब कुछ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो ऐसी फीलिंग यदि किसी पर्सन के अंदर होती है तो वह डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है और मैनिक पेशेंट में देखने को मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या था? किसी को याद हो तो प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट जल्दी से। साक्षी चौधरी कह रही है सर आया तो था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? ऐसा कुछ बता दोगे क्या बेटा कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से क्या रिलेटेड क्वेश्चन था? अगर आपके माइंड में हो तो प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई कर दो कि सर ऐसे प्रश्न पूछा गया था। हाँ जी, कैसी प्रश्न पूछा गया था जल्दी बताओ। क्या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पर्सन ये सोचता है सर हाँ आई एम ए मैसेंजर एंड आई विल रूल द, हाँ रुचि एंटेल जी बहुत बढ़िया कि आई एम ए मैसेंजर, मैं दूतावास हूँ और मैं आई विल रूल द अर्थ, जो मैं कहूँगा उस तरीके से अर्थ जमीन ऐसे चलेगी। वेरी गुड रुचि एंटेल जी शाबाश बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे आधार पर चलेगी, मैं दूतावास हूँ, भगवान ने भेजा है, ऐसी स्थिति का होना, ये कंडीशन क्या होगी? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अगला कंसेप्ट कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एग्जैक्ट प्रश्न आया है, एग्जैक्ट प्रश्न बढ़ाया था मैंने, आपको याद हो तो। सर मैनिया में ही होता है। मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास में एग्जैक्ट प्रश्न पढ़ाया था। एक पेशेंट है हु इज ऑन द हैलोपेरिडोल थेरेपी, ऑब्जर्व करते हैं, पेशिंग कर रहा है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन फिट टू अनदर फिट। एग्जैक्ट में हमेशा पढ़ाता हूँ, वॉकी एंड टॉकी, एक पैर से दूसरे पैर पे कर रहा है, चल भग रुकना ही नहीं है। ऐसी स्थिति हो तो वो क्या कहलाता है? अकेथेसिया है, एक्यूट डिस्टोनिया है, सूडो पार्किंसन है, डी ऑप्शन हो सकता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया दे रखा हो, टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो क्या उत्तर होगा बेटा? और राइट आंसर जल्दी बताना थोड़ा सा। ऐसा ही था क्या? ABCD क्या आंसर होगा? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा सर? सर ए, बहुत से बच्चों, जस्मीन कौर का शाबाश, पुष्पा तंवर बहुत बढ़िया, मोहित वशिष्ठ कह रही है सर ए होगा, रुचि अंटिल जी कह रही है सर ए होगा, नर्सिंग ट्रस्ट कह रहा है सर ए। तो एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और सबका आंसर लगभग सही है और सही होना भी चाहिए। देखो खासकर साइकेट्रिक तो एक भी प्रश्न आउट गया नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर है अकेथेसिया इज द राइट आंसर। क्या होगा? अकेथेसिया। नेक्स्ट वर्ड इज दैट। अगले वर्ड की बातें कर लेते हैं। अच्छा और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए क्या क्या क्वेश्चन आए थे। लगभग हमें 38-39 प्रश्न हमें मिले थे। एक क्वेश्चन और आया था, शायद मैं आपको बता दूं कि 350 और 350 मतलब एक कैलकुलेशन से क्वेश्चन था, कुछ एक कैलकुलेशन से क्वेश्चन था। तो दीज आर द क्वेश्चन विच
आई गॉट फ्रॉम योर साइड, मैंने ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों से प्राप्त किए। अब भी हम एक नेक्स्ट क्लास और लेंगे जिसमें पूरे लगभग हम कोशिश करेंगे 90+ क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको लेके आएँ और विद पूरी डिटेल्ड पैनल के साथ लेके आएँ, जिसका नाम दिया जाएगा नॉरसेट सॉल्यूशन क्लास 2023 मेन। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों की जो असीम कृपा है वो ऐसी ही बना रहे और आई होप दैट कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। हाँ देखिए, रुचि एंटल ने एक प्रश्न भेज दिया है कि सर 350 डिजायर डोज बटे अवेलेबल डोज, डिजायर डोज बटे अवेलेबल डोज इनटू कितने ml में थी वो, है ना। तो देखिए इधर ध्यान से सुनना, डिजायर डोज थी 35 mg। ये क्वेश्चन था आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड, 35 mg। टोटल कितना था, अवेलेबल डोज 350, कितने में अवेलेबल थी, लगभग 500 ml में, है ना। तो ये 10 टाइम और 0 से 0 50 ml पर आवर चलाएंगे, 50 ml पर आवर। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बढ़ाया होगा सर ने, है ना। चले गए क्या सर? नहीं सर, चले नहीं गए हैं। वो एक प्रश्न था ना, वो एग्जैक्ट आप लोगों से रिसीव कर रहे थे। रुचि एंटेल जी, पुष्पा तंवर जी, आपका शुक्रिया। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था जिसका नाम था कॉपर टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कॉपर टी में जब आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा कॉपर टी से रिलेटेड, तो मैं आपको एक जनरल सी बातें बता दूं। कॉपर टी की जब बात होती है तो मैं हमेशा एक बात पढ़ाता था, कॉपर टी से रिलेटेड आपको एक बात पढ़ाता था कि कॉपर टी, इधर देखो कैसे पढ़ाता था, कॉपर टी 200, तो 2 का मतलब 2, 1 3 और 1 4, तो 4 साल के लिए होती थी। कॉपर टी 375, कॉपर टी 375, 5 आ रहा है पीछे, तो 5 साल के लिए। और यहाँ पूछी गई थी कॉपर टी 380। जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली होगी तो मैंने उनको बताया होगा कि 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब कितना हुआ, 10 साल। ये कॉपर टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर था 10 साल। कितने था, 10 साल, 10 ईयर्स था। तो कॉपर टी 200 बराबर 4 साल के लिए होती है, कॉपर टी 375 बराबर 5 साल के लिए होती है, और कॉपर टी 380 बराबर 10 ईयर्स के लिए होती है, 10 ईयर की वैलिडिटी होती है। तो ये लगभग 40 प्रश्न हमने आप लोगों के लिए सॉल्व किए और आई होप दैट ये सब समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई मिस्टेक लगी हो बाई चांस, नेक्स्ट क्लास होगी रिवीजन की, उसमें पूरे 100 की 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। हाँ, इधर देखिए नर्सिंग ट्रस्ट कह रहे हैं कि सर आपने जो बताया था वही याद कर रखा था कि 200 मतलब 2 और 1 3 और 1 4, 75 में 5 पीछे और 80 में 0 बराबर 10 साल। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट की टीम से, हमारी पूरी टीम जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, उन सभी की दुआ और उन सभी की बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा हैं। डायरेक्टर महावीर जी और पूरी टीम हमारी आप लोगों के लिए काम कर रही है, हमेशा करती रहेगी। और नेक्स्ट एपिसोड होगा 100 क्वेश्चन के साथ वेरी सून। वी विल कम विद ऑल टीम, है ना। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन बताएंगे, प्री के अलग बताएंगे, मेन के अलग सॉल्यूशन होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। आई होप क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कमेंट ज़रूर करें हाउ वाज योर क्लास, ठीक है, थैंक यू।